हेलो दोस्तों, वेलकम हमारा चैनल बिहार बीपीएससी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं और रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मकसद क्या था ये भी हम आपसे बातें कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरे एक्ट के बारे में जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि ये कंपनी जो है भारत में सत्ता में आ चुकी है। अब जब कंपनी पावर में आ चुकी है तो कंपनी हद से बाहर न निकल जाए, कंपनी इंग्लैंड के दायरे से बाहर न निकल जाए। तो इंग्लैंड अपने दायरे में लाने के लिए कंपनी के ऊपर रेगुलेशन कर रही है। ठीक है, और इस रेगुलेशन से मतलब ये है कि कंपनी जो है इंग्लैंड के दायरे में रहे और इंग्लैंड जो है इसको अपने कॉलोनी के रूप में अच्छे से खूब अच्छे से इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो इस पर मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बातें की थी और रेगुलेटिंग एक्ट में जो चीज़ें बताई गई थी उसको मैं थोड़ा सा रिकेप में आपको बता दूं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किया गया था, जहाँ जहाँ पर कंपनी ने अपनी सत्ता आज पा चुकी थी, जैसे बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, तो इन प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। तो इन गवर्नर को सबऑर्डिनेट बना दिया बंगाल के गवर्नर जनरल का। ठीक है, ये कर दिया। अब बंगाल के गवर्नर का पद चेंज कर दिया और उसको बना दिया गवर्नर जनरल। इसका डिटेल हम आपको बता चुके हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं जो पहले अपलोड हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इसमें प्रावधान ये किया गया कि सबऑर्डिनेट बना दिया और तीसरा ये किया गया कि इसमें 1774 में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसके पीछे भी मकसद क्या था, उच्च न्यायालय बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 और 3 उसके सबऑर्डिनेट न्यायाधीश जो है बनाए गए। फिर उसके बाद एक कंपनी का गवर्निंग बॉडी बनाया गया जो कि कंपनी के बारे में, कंपनी की गतिविधियों के बारे में बताएगी, कहाँ, ब्रिटिश क्राउन को बताएगी। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। और पांचवा चीज़ ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 1700, अब ये चीज़ें चली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये चीज़ें जो है कुछ सालों तक चली। फिर उसके बाद 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब ये एक्ट का नाम यहाँ पर जो पिट्स देख रहे हैं, ये पिट्स कहाँ से आ गया? देखिए, ये पिट्स कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, ये सांसद है ये, जिसके नाम पर इस कानून को, इस विधि को 1784 में जो स्थापित किया, पिट्स इंडिया एक्ट का नामकरण कर दिया। ठीक है, जो कि ये पिट्स जो थे, जो सांसद थे, ये लेकर के आए थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई? इसमें डाला गया कि कंपनी का जो राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामला, कंपनी का राजनीतिक मामला, ठीक है, और कंपनी का वाणिज्य मामला, ठीक है, गौर कीजिएगा, कंपनी का, चूंकि ये कंपनी जो है एक प्रशासनिक ओहदा ले चुकी थी इंडिया में, कंपनी सत्ता में है, कंपनी सरकार में है, कंपनी के पास भारत का भाग्य है। समझ रहे बात? तो कंपनी के पास यहाँ का राजनीतिक मामले में भी पूरा पावर है, पूरा इख्तियार है, और कंपनी के पास, जिसके पास राजनीतिक मामला है, उसके पास वाणिज्य भी है। तो क्राउन क्या कर रही है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, इसके ऊपर ये प्रावधान लागू किया जा रहा है कि आपको अपना राजनीतिक मामला अलग और वाणिज्यिक मामला अलग करना है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक मामला करने के लिए अलग कमेटी होगी और वाणिज्यिक मामला देखने के लिए अलग कमेटी होगी। तो और इसके लिए दूसरा प्रावधान ये किया गया, एक बोर्ड बना दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बना दिया गया, एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी कंपनी के राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले की निगरानी करेगी, और ये अवगत करेगी, ये सूचना देगी किसको? इंग्लैंड को। ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक मामले का, राजनीतिक मामले का अवगत कराएगी किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल अवगत कराएगी किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, ये चीज़ें की गई। अब देखिए तीसरा यहाँ पर, ये तो बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये नियंत्रण है, ये नियंत्रण करेगी राजनीतिक मामला और वाणिज्यिक मामला। ठीक है, ये चीज़ें इसमें प्रावधान किया गया था।
तो अब इससे क्या हुआ, कंपनी के ऊपर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल स्थापित हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भी और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से भी लगातार कंपनी के ऊपर जो है शिकंजा जो है कसा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट में बस यही चीज़ें आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक मामला और वाणिज्यिक मामला अलग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये निगरानी करेगी किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सूचना देगी कि कंपनी जो है यहाँ पर क्या गोल खिला रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1833 में फिर एक चार्टर लाया गया। 1833 में 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, देखिए तो 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता क्या है ये पहले आप देखिए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियां निहित थी। और इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और विलियम बेंटिक को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए आप सिलसिला को समझिए। आपने देखा था 1773 में गवर्नर को पद चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, 1833 में क्या किया, गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए अब बात यहाँ तक नहीं रही, यानी कि 1784 के बाद जब तक कंपनी का जो शासन था, कंपनी का जो पावर था, वो बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सीमित थी। जब कंपनी पूरे भारत में कब्जा कर ली, पूरे भारत में जब सर्वशक्तिमान के रूप में जब कंपनी जो है उभर करके आई, जब कंपनी पूरे पावर के साथ जब आई, तब भारत का गवर्नर जनरल का जो इसका पद नाम दे दिया गया। समझ रहे बात। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या बदलाव किया गया, बदलाव उस प्रवृत्ति के हिसाब से किया गया, उस हालात के हिसाब से किया गया, उस समय के हिसाब से किया गया। क्योंकि अब शासन सिर्फ बंगाल तक नहीं था जो बंगाल का गवर्नर जनरल कराया जाएगा। तो अब यहाँ पे पद नाम चेंज करने का मकसद ये था कि ये बताना था कि अब हमारे पूरे भारत के ऊपर जो है कंपनी का, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो है प्रशासन आ चुका है। इस वजह से नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1833 का अधिनियम में पहला चीज बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, किसको बना दिया गया, आप देखे थे वारन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल जो बना दिया गया ये विलियम बेंटिक को बना दिया गया। ठीक है, बेंटिक को बना दिया गया, विलियम बेंटिक को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के पास क्या शक्तियां हैं, गवर्नर जनरल के पास, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियां थी, यानी कि बम्बई की, मद्रास की, वो शक्तियां अब पूरे भारत के लिए भारत के गवर्नर जनरल के पद को दे दिया गया। अब वो किसके, वो सबसे पहला कौन था, विलियम बेंटिक था। देखिए इसके पास क्या क्या सब शक्तियां थी, भारत के सभी नागरिक और सैन्य कार्रवाइयों की शक्तियां। भारत के सभी नागरिकों के ऊपर उसका अधिकार था। भारत के जितने भी सैन्य गतिविधियां चल रही थी कंपनी की तरफ से, ये सब का जो है इसके पास जो है शक्ति निहित था, भारत के गवर्नर जनरल के पास। अब देखिए दूसरा इसमें क्या किया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अब देखिए अब इसमें यह किया गया, पहले से जो गवर्नर विधि बनाने का जितना भी पावर है, यानी कि विधि बनाने का जो शक्ति था, जो उस जगह के गवर्नर को दिया गया था, बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वहाँ के विधि वो निर्माण कर सकते थे, मद्रास के जो थे वहाँ के वो कर सकते थे। लेकिन अब वो चीज़ें पूरी तरीके से भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में चला गया। ठीक है, वो पावर विधि बनाने का पूरा इसके पास चला गया। और पहले से जो बना हुआ था उसको नियामक कानून बना दिया, यानी कि पहले से जो चल रहा था बंगाल में, मद्रास में,
जो भी पहले से गवर्नर जो विधि बना करके जो सिस्टम लेके चल रहा था उसको बना दिया नियामक कानून। ठीक है, यानी कि वो अब नियामक के कानून के तौर पर, यानी कि उसको रेफरेंस में देखने के लिए छोड़ दिया। बाकी जितने भी शक्तियां हैं विलियम बेंटिक के हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, अब ये देखिए विधायिका के सारी समस्त शक्तियां इसके हाथ में आ गई। समझ रहे बात है, इसको पावर देखिए बहुत ज़्यादा है। विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनी। अब देखिए, चूंकि ये व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक गतिविधियों के को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है भारत के ऊपर कब्जा कर चुकी है, पूरी तरीके से भारत के ऊपर पावर में आ चुकी है। तो अब जितनी भी इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी, व्यापारिक जो भी अब सिस्टम जो था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब चूंकि इसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी का अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी को विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। ठीक है, अब जितने भी पावर है भारत का वो सब के सब जो है कंपनी के पास है। कंपनी का पावर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसको जो है एक प्रशासनिक निकाय पूरी तौर से बना दिया गया है। अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रही है, पूरी तरह से इसको जो है बना दिया गया है, एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है। इस तरीके से देखिए 1833 के चार्टर के अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया आप समझ चुके हैं। पहला तो ये किया गया कि अब इसकी प्रवृत्ति को समझिए, इसकी प्रवृत्ति को समझिए कि क्योंकि ये पूरे भारत में जो है अब सत्ता में आ चुकी है, पूरे भारत को जो है अपने कंट्रोल में ले चुकी है। भारत को कंट्रोल में लेने के बाद अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है कि अब भारत का गवर्नर जनरल का जो है नाम दे दिया गया। अब जितने भी गवर्नर थे पहले मद्रास के, बम्बई के, ये सब के गवर्नर का जो विधि बनाने की जो शक्तियाँ थी ये सबको हटा करके भारत के गवर्नर जनरल के पास दे दिया गया। और जो पहले से जो चल रहा था वो नियामक कानून के रूप में जो है ऐसे ही रेफरेंस के ऊपर छोड़ दिया। अब दूसरा में ये आप देखिएगा कि अब यहाँ पर 1833 में सिविल सेवक को चयन के लिए खुला प्रतियोगिता का भी जो आयोजन कर दिया गया। ठीक है, अब सिविल सेवा की प्रतियोगिता जिसकी तैयारी आज आप लोग कर रहे हैं, सिविल सेवा का प्रतियोगिता यहीं से स्टार्ट होता है। अब चूँकि भारत के ऊपर शासन स्थापित करने के लिए आप जान सकते हैं कि आज क्या भूमिका है। IAS, IPS, IRS, IFS, इन लोगों की क्या भूमिका है आप जान सकते हैं। पूरे प्रशासनिक विभाग को चलाने वाले यही लोग हैं। ठीक है, पूरे प्रशासनिक पूरे सिस्टम को चलाने वाले यही लोग हैं। तो अब भारत के ऊपर जो है भारत का गवर्नर जनरल कैसे प्रशासन करेगा, सिविल सेवा का प्रतियोगिता आयोजन करके ऐसे प्रत्याशियों को लेकर के आएगा जो सुयोग्य और ऐसे होंगे जो मुकम्मल तौर पे पूरी तरीके से जो है गवर्नर भारत के ऊपर जो है शासन को मजबूत करेगा, अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने में जो है सहायता प्रदान करेगा, यही लोग हैं। ठीक है, तो अब इसका जो है खुला तौर पे जो है इसका आयोजन कर दिया गया और कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर। लेकिन जो आपने देखा था, जो डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, उसने सिविल सेवा में भारतीयों को लेने के विरोध किया, यानी कि सिविल सेवा में और भारत के लोगों को ऊंचे पद पर लेने में विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को, भारतीयों को ऊंचे पद पर स्थापित नहीं करना है, तो उसके विरोध पर जो है इसको फिर हटा दिया गया। फिर बाद में इसको लाया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान जो है विलियम बेंटिक सबसे पहले करता है। ये सवाल भी पूछा गया था कि सिविल सेवा का ये आइडिया देने वाला, सिविल सेवा प्रतियोगिता के माध्यम से जो है ऐसे लोगों को, प्रशासनिक अधिकारी को चयन करने का जो है प्रावधान सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम बेंटिक था जो इसने किया था। ठीक है, 1833 में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन को कैसे चलाने की प्रयास की जा रही है, प्रशासन को कैसे चलाने की प्रयास की जा रही है। और यही जो एक्ट है जो हम आपसे लगातार बातें कर रहे हैं 1773 या 1784 या फिर 1833 का, ये एक्ट ही ये निर्धारित कर रहा है कि कैसे कैसे अंग्रेजों की स्थिति जो है भारत में बदलती चली जा रही है। अंग्रेजों की स्थिति भारत में कैसे बदल रही है। 1773 में रेगुलेट करने का काम किया, 1784 में फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर अलग प्रावधान किए गए। ठीक है,
मतलब पूरी तरीके से जो है समझ लीजिए राजनीतिक मामला, वाणिज्य मामला अलग कर दिया गया। 1833 में अब चूंकि भारत में पूरी तरीके से जो है स्थापित हो चुकी है, तो भारत का गवर्नर जनरल का नाम दे करके जितनी भी विधायी शक्तियां हैं सब इनको दे दिया, सैन्य कार्रवाई की शक्तियां इनको दे दिया गया। और फिर उसके बाद सिविल सेवा का प्रतियोगिता खुले तौर पर आयोजन करने का प्रावधान किया, लेकिन बाद में इसको जो है हटा लिया गया। समझ में आ रही बात? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम है।